अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूँ जनाब बहुत अच्छे ही होंगे और आपका वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। और सब ठीक ठाक है। और मैंने पोस्ट कर दिया था मेरा बेटा नेक्स्ट वेव्स के बारे में कि उसका कौन सा कंटेंट आपका मौजूद है फॉर एमडी कैट। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें रेलिवेंट टू द ऑसिलेशंस अगेन करना चाह रहा हूँ। फोर्स एंड फ्री ऑसिलेशंस के बारे में, फोर्स एंड फ्री ऑसिलेशंस के बारे में दोबारा इंशाल्लाह बात करेंगे। और उसी के अंदर रेजोनेंस किसे कहा जाता है या डैम्पिंग किसे कहते हैं, जिससे रेलिवेंट कुछ बातें रह चुकी थी। आपके ग्राफ से वैसे मैंने बता तो दिया था, लेकिन मैं चाह रहा था कि डिटेल में आपको बाकायदा डेफिनेशन के साथ, इससे इंपॉर्टेंट कोई एमसीक्यू तो खैर मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हमारा काम है, हम इसको दोबारा से डिस्कस करते हैं। और मैं एक दफ़ा आप लोगों की जो क्लास है उसके अंदर मेरा बेटा लाइव हो जाऊँ, आप लोग बाकी लोग भी जल्दी से जल्दी जैसे ही हमारे पास लाइव आते हैं तो इंशाल्लाह हम इसका जो बाकायदा से आगाज़ करते हैं। और आप लोग जो FLP4 की जो डिस्कशन है वो भी होगी, इसलिए परेशान नहीं होना कि सर पता नहीं वो करन दे या नहीं करन दे। जैसे चैप्टर नंबर 8 का तो प्रोग्रेसिव वेव्स, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, stationary waves and wavelength of sound waves in air columns and stress springs, Doppler effect and electromagnetic spectrum, ये हमारा कंटेंट है। खैर आज अभी फिलहाल जो प्रीवियसली टॉपिक से रेलिवेंट दो चीज़ें रहती थी, फ्री ऑसिलेशन एंड फोर्स ऑसिलेशन, उसके बारे में कुछ बातें करेंगे, उसके बारे में कुछ बातें होंगी। और चैप्टर नंबर ऑसिलेशंस वाले चैप्टर में से कुछ एमसीक्यूज है जो मैं आप लोगों से मेरा बेटा पूछूंगा और आप मुझे उसके आंसर्स बताएंगे। और वो एमसीक्यूज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस भी करूंगा, उनके आंसर्स भी, उनके सॉल्यूशंस भी। और इस चैप्टर से रेलिवेंट कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की जो वर्कशीट है मेरा बेटा वो भी अपलोड कर दूंगा, इवन के जो आप लोगों को टेस्ट दिया था वो भी अपलोड कर दूंगा। आज बहुत ही कोई खूबसूरत किस्म का बना हुआ है और जालिम मौसम है आज यार, छुट्टी करने का बड़ा दिल कर रहा है वैसे, लेकिन क्या करें, टेस्ट भी तो देना है ना हमने। फ्री ऑसिलेशंस और फोर्स्ड ऑसिलेशंस की बात करेंगे मेरा बेटा, जरा ध्यान से सुनिएगा। कुछ मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर मेरा बेटा, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और इस एप्लीकेशन से रेलिवेंट क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसकी मेरा बेटा हम बात करेंगे। फ्री ऑसिलेशंस की जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। फोर्स ऑसिलेशन में हमारे पास ड्रिवन हार्मोनिक मोशन आ जाती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड ड्रिवन हार्मोनिक मोशन, उसकी मेरा बेटा बात होगी। ड्रिवन हार्मोनिक मोशन की ही मजीद कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें रेजोनेंस, रेजोनेंस, सेकेंड वन हमारे पास डैम्पिंग, एंड लास्ट वन हमारे पास इसकी आती है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कमेंट से ये लैपटॉप ऑन होता है जैसे ही, उससे पहले मैं इसको डिस्कस करता जाता हूँ। और फ्री और फोर्स ऑसिलेशन, सबसे पहले फ्री ऑसिलेशन की बात करें मेरा बेटा, सो एक चीज याद रखना, द ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी आर अ सिस्टम विद इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड अंडर नो एक्सटर्नल फोर्स। जब सिस्टम ऑसिलेट कर रहा हो, ऑसिलेशंस प्रोड्यूस कर रहा हो विद इट्स ऑन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उसमें किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रही, बिल्कुल आइडियल केस की बात कर रहे हैं, विद इट्स ऑन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, इसलिए मेरा बेटा इसको नाम दिया जाता है
फ्री ऑसिलेशन का। इसको क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? फ्री ऑसिलेशन का। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं सिंपल पेंडुलम की। अगर सिंपल पेंडुलम इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, इन द एब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस, इन द एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स देखा जाए तो उसका एम्पलीट्यूड मेरा बेटा थ्रू आउट द होल जर्नी कह सकते हो या थ्रू आउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, ना उसमें इंक्रीमेंट आता है ना उसमें डिक्रीज आता है। तो मेरा बेटा अगेन फ्री ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव या एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन मेरा बेटा हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। तो ये आपने याद रखना है। सबसे पहली बात, व्हाट आर कॉल्ड द फ्री ऑसिलेशन? जब किसी किस्म की बाहर से फोर्स नहीं लग रही, सिस्टम खुद ही ऑसिलेट कर रहा है विद इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं फ्री ऑसिलेशन का। एंड एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, और उसका जो एम्पलीट्यूड है मेरी जान वो हमेशा एक जैसा रहता है। उसके बाद मेरे बच्चे, फोर्स ऑसिलेशन में आप जैसे कि एक फादर अपनी बेटी को झूला देने के लिए बार बार उसकी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो फोर्स ऑसिलेशन है। मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपली देखा जाए विद ऑन नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास फ्री ऑसिलेशंस है। लेकिन जिसमें आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़े उन ऑसिलेशंस को कंटिन्यू रखने के लिए, हमारी डेली लाइफ में जितनी एग्जांपल है, जैसे कि छत पे खड़े होके आप जोर से पांव जमीन पर मारते हो तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, तो फोर्स ऑसिलेशंस हैं। इसी तरह मैं बोल रहा हूं मेरे वोकल कार्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं तो मैं फोर्स ऑसिलेशंस प्रोड्यूस कर रहा हूं, फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा हूं। इसी तरह मेरा बेटा एक गाड़ी चल रही होती है, एक हैवी ट्रक जैसे ही घर के बाहर से गुजरता है तो वाइब्रेशन क्रिएट होती है, तो मेरा बेटा वो फोर्स वाइब्रेशंस है। तो फोर्स वाइब्रेशंस का हमारी डेली लाइफ में कितना अमल दखल है तो मेरा बेटा वो आप लोग देख सकते। लाउड म्यूजिक से वुडन या जो मिरर्स होते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, वो भी फोर्स वाइब्रेशन है। इट मींस कि वहां पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं है, बल्कि क्या मेरा बेटा आपके पास उस सिस्टम को कंटिन्यू रखने के लिए आप उसके ऊपर सिस्टम के अंदर जो ऑसिलेशंस हैं, ऑसिलेशंस को कंटिन्यू रखने के लिए आप उनके ऊपर क्या अप्लाई करते हैं मेरा बेटा? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। इसे मेरा बेटा हम नाम देते हैं फोर्स ऑसिलेशंस का। इन्हें क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? फोर्स ऑसिलेशन को। ड्रिवन हार्मोनिक मोशन, जहां पे आप फोर्स लगाकर एम्पलीट्यूड या तो कम कर दो या फिर ज्यादा कर दो। Vehicle of the body, loud music produced by the wooden boards of string instrument. These are examples which are given in your book. अच्छा, उसके बाद मेरा बेटा फ्री ऑसिलेशंस के हमने कहा कि अंडर नेचुरल फोर्सेस, कुदरत की तरफ से अगर वो खुद ही ऑसिलेट कर रहा है तो उसको हम फ्री ऑसिलेशंस का नाम देंगे, जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की हम लोगों ने मेरा बेटा बात की थी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे उसका जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मेरा बेटा वो रेजोनेंस है। अब रेजोनेंस की एग्जांपल, रेजोनेंस क्या चीज है? बड़ा मशहूर टॉपिक है मेरा बेटा, इसको समझिएगा, आसान सा टॉपिक है। व्हाट इज कॉल्ड द रेजोनेंस? मैं अभी लाइव होके पहले सबसे पहले आपको फ्री और फोर्स ऑसिलेशंस के दरमियान जो डिफरेंस है ये अगर आप लोगों को मेरा बेटा क्लियर हो गया है तो फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट मूव करता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस? ड्यूरिंग ऑसिलेशन अगर सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी अगर आपस में इक्वल हो जाए, जी इधर दिखाइएगा मेरा बेटा, टेस्ट भी अभी डिस्कस होगा मेरे ख्याल में। मैं जल्दी से इन दोनों को डिफाइन करके इसके ऊपर आ गया हूं। इट मींस कि इसमें मैक्सिमम 2 या 3 मिनट और लग जाएंगे मेरे भाई, और क्या होगा। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब मेरा बेटा ये होता है कि सिस्टम बाय नेचर फोर्स की वजह से जितनी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करें इन 1 सेकंड, दैट इज कॉल्ड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। जी जनाब, जी मेरा बेटा उस्मान, बिल्कुल सेम है। अच्छा मेरा बेटा, एक चीज क्या याद रखिएगा, यहां पे मैं वर्ड लिखने लगा हूं रेजोनेंस। इस बात को विजुलाइज करना आपका काम है, बहुत आसान है। जब आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी
नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए। सर सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स अप्लाई नहीं करते मेरा बेटा। अगर मैंने ये कहा कि नेचुरल फोर्सेस की वजह से, अगर सिस्टम कुदरत की फोर्सेस की वजह, हम अप्लाई नहीं कर रहे, नेचुरल फोर्सेस की वजह से अगर सिस्टम ऑसिलेट करे इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन, जो कि हम आइडियल केस की बात करते हैं, उसको फ्री ऑसिलेशंस कहा जाता है। अदरवाइज प्रैक्टिकल लाइफ में जितनी एग्जांपल हैं, जितनी भी मेरा बेटा इंक्रीज भी कर सकता है सादिया बेटे, डिक्रीज भी कर सकता है। आप एम्पलीट्यूड बढ़ा भी सकते हो, ज्यादा तेजी से ऑसिलेट करो, आप कम तेजी से ऑसिलेट करोगे तो मेरा बेटा एम्पलीट्यूड कम भी हो जाएगा। सो यहां पे रेजोनेंस में मैंने ये बात की कि अगर जब आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी सिस्टम की आपस में बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसको हम नाम देते हैं मेरा बेटा रेजोनेंस का। अब इस बात को समझा कैसे जा सकता है, जैसे कि अगर मैं मेरा बेटा बात करता हूं, कोई रेडियो है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास 105 हर्ट्ज है, मतलब आपके पास रेडियो वेव्स आ रही हैं 105 हर्ट्ज की स्टेशन से, तो आप अपने रेडियो को भी ट्यून कर लेते हो 105 पे, तो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होती है और एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज होता है। ये पॉइंट याद रखना, एट रेजोनेंस मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होती है और एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है। इसी बात को मैं बार बार एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा, सिर्फ एक एग्जांपल नहीं, मैक्सिमम एग्जांपल दूंगा। अगर आपके पास फर्ज करें ये फ्रीक्वेंसी 105 हर्ट्ज है और ये फ्रीक्वेंसी आपके पास भी 105 हर्ट्ज कर दी जाए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी जब दोनों को एक जैसा कर दिया जाता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी जब दोनों को एक जैसा मेरा बेटा कर दिया जाएगा, तो हमारे पास मेरा बेटा क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होगी, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, आपको उस रेडियो से आवाज क्लियर आना शुरू हो जाती है। इसी तरह मेरे बेटे माइक्रोवेव ओवन में जो वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी आपके पास मेरा बेटा 2450 मेगाहर्ट्ज होती है, ठीक है मेरा बेटा, और जिनकी वेवलेंथ आपके पास 12 सेंटीमीटर होती है। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल्स, जो खाने के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं मेरा बेटा, उनकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी होती है, 2450 मेगाहर्ट्ज। तो हम इन दोनों, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माइक्रोवेव्स भी इसलिए कहा जाता है, इसको जो वेव्स देते हैं माइक्रोवेव इन अंदर के, वो भी 2450 हर्ट्ज होती है। वाटर के ड्रॉपलेट्स की भी जो आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है वो भी 2450 हर्ट्ज होती है, जिसकी वजह से मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होती है और वाटर मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, इसलिए चीजें गर्म की जाती है यहां पे। उसके बाद मेरा बेटा फर्ज करो आपने वो जंपिंग वाली एक वो पुल देखी होगी, ठीक है, जिसके ऊपर आप बड़ी इजीली मूव करो तो हल्का हल्का सा ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेगी। फिर क्या करोगे, वो आपकी मेरा बेटा एक्सटर्नल, उसकी अपनी एक ऑसिलेशन है और आप अब उस पर फोर्स लगाकर ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर क्या होता है, आप क्या करते हो, एक खास फ्रीक्वेंसी के साथ जिसमें उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और आप जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करें दोनों जब मैच कर जाएंगी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ वो दोनों अपने पॉइंट पे ऑसिलेट करेंगे, अप एंड डाउन मूव करेंगे। तो आप कहोगे कि एट रेजोनेंस जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी एमआरआई भी बिल्कुल भी मैग्नेटो रेजिस्टेंस इमेजिंग, उसके अंदर भी इसकी एप्लीकेशन है मेरा बेटा। इसी तरह मेरा बेटा एटॉमिक रेजोनेंस, लेजर सिमुलेटेड एमिशन, मैकेनिकल रेजोनेंस जैसे कि स्प्रिंग पेंडुलम की बात की जाए, और मैग्नेटिक रेजोनेंस एमआरआई उसकी। और मैंने वैसे आपको डेली लाइफ की जो एग्जांपल, एक पुल वाली एग्जांपल बता दी है मेरा बेटा, उसके बाद रेडियो स्टेशन वाली एग्जांपल बता दी गई, और उसके बाद मेरा बेटा हमने माइक्रोवेव ओवन वाली एग्जांपल देख ली, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस होगी। उसके बाद मेरा बेटा एक चीज आप लोगों ने, अगेन वही चीज मैं बताऊंगा कि सर जब आपके पास फोर्स ऑसिलेशन की एग्जांपल बता दे, फोर्स ऑसिलेशन ये मैं मेरा बेटा बोल रहा हूं, मैं फोर्स लगाकर ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं यहां पे थप्पड़ मार रहा हूं तो फोर्स लगाकर ऑसिलेशन प्रोड्यूस किए, दीज आर कॉल्ड द फोर्स ऑसिलेशन। हल्का सा थप्पड़ लगाऊंगा कम ऑसिलेशन प्रोड्यूस होंगी, ज्यादा थप्पड़ लगाऊंगा तो ज्यादा ऑसिलेशन प्रोड्यूस होंगी, दीज आर कॉल्ड द फोर्स। आप छत में खड़ी होकर जोर से पांव मारोगी वो भी फोर्स ऑसिलेशन है, एक
बाबा जी झूला देते हुए अपने बच्चे को क्या लगा रहे हैं, फोर्स ऑसिलेशन, फोर्स लगाकर ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसीलिए बेटा बेटा दीज आर ऑल एग्जांपल, मैंने खुद भी लिखा था, फोर्स ऑसिलेशन में ही रेजोनेंस आ रही है, डैम्पिंग आ रही है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस आ रही है। और ब्रिज वाला इंसिडेंट मेरा बेटा ये है कि आपके पास एक ब्रिज जो कोलैप्स हुआ था, उसकी रीजन ये थी कि एयर की वजह से, मैं उसको विजुलाइज खैर अभी फिलहाल नहीं कर सकता, तो विजुलाइज कराऊंगा तो वो एयर की फ्रीक्वेंसी के साथ ज्यादा ऑसिलेट कर रहा था। तो जब ऐसा हुआ कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी और आपके पास एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी दोनों मैच हो, तो मैक्सिमम तेजी से कोलैप्स करना शुरू कर गया, जिसकी वजह से मतलब वो ऑसिलेट हुआ और वो कोलैप्स कर गया, खत्म हो गया। इसलिए ध्यान रखा जाता है कि कंस्ट्रक्ट करते हुए ब्रिज के नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी दोनों आपस में ऑसिलेशंस की वजह से इक्वल ना हो। जी मेरा बेटा, जब एनर्जी मैक्सिमम जब एब्जॉर्ब कब होगी, तब होगी जब आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तब जाके मेरा बेटा। जी, मार्चिंग ऑफ सोल्जर भी मेरा बेटा ये कि अगर ज्यादा उस फ्रीक्वेंसी के साथ वो मार्च करेंगे जिसमें ब्रिज की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी और इनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, तो मेरा बेटा सोल्जर भी जंप करते रहेंगे। देयर आर सो मेनी एग्जांपल, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरा बेटा। और डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती है, जिसमें मेरा बेटा आप किसी रेजिस्टिव फोर्स की वजह से ऑसिलेशंस को कम कर दो, उसे डैम्प्ड ऑसिलेशन कहा जाता है। और जिसमें जो सिस्टम जितना ज्यादा डैम्प्ड होगा, उसका एम्पलीट्यूड उतना ही कम होगा। अगर फोर्स लगाकर छोड़ देते हैं, जहरी सी बात है मेरा बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ में आप जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, वो फोर्स ऑसिलेशन है। जो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं, ये आइडियल केस में की जाती है। नहीं मेरा बेटा। जी, शॉक एब्जॉर्बर इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द डैम्प्ड ऑसिलेशन। और जो सिस्टम जितना ज्यादा हेविली डैम्प्ड होगा, आप लोगों ने वो लास्ट में ग्राफ देखा होगा, उसकी कर्व एम्पलीट्यूड की उतनी ही ज्यादा कम आ रही, मींस को उसका एम्पलीट्यूड उतना ही ज्यादा कम होगा। ये आपका जो रेलिवेंट टू द लास्ट टॉपिक कुछ रह गया था। अगर आप इस ग्राफ की तरफ गौर से देखेंगे, जो आपको बुक पे भी नजर आएगा, तो यहाँ पे मेरा बेटा एवली डैम्प सिस्टम का, मैं सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ सबसे कम, उससे ज्यादा और उससे ज्यादा, तो मेरा बेटा ये तीन ग्राफ्स आपके लोगों के सामने आ रहे हैं। तो सबसे नीचे यहाँ ये वो सिस्टम है जो कि अनडैम्प्ड है, तो इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, इसकी ऑसिलेशन मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रही है। ये आपके पास जो सेकंड ग्राफ आ रहा है, ये लाइटली डैम्प्ड, मतलब इसकी ऑसिलेशन को थोड़ा सा कम किया गया, थोड़ी फोर्स लगाएगी, एक्सटर्नल फोर्स। और जो सबसे कम एम्पलीट्यूड वाला आ रहा है, इट मींस ये हेविली डैम्प्ड है। मेरा बेटा, जब आप किसी भी सिस्टम के अंदर उसकी ऑसिलेशंस को किसी भी रेजिस्टिव फोर्स की वजह से कम कर दो, तो उसको डैम्पिंग कहते हैं। जैसे कि गाड़ियों के अंदर जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, आप क्या करते हैं, मेरा पिस्टन को आप प्रेस करते हो लिक्विड के अंदर, जब जंप लगता है बम रोड के अंदर, तो वो मूव जब नीचे की तरफ करेगा वो स्प्रिंग, तो क्या होगा, लिक्विड की वजह से उसकी जो मूवमेंट है, ऑसिलेशन कम हो जाएगी। तो हम कहेंगे हमने ऑसिलेशंस को कम कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। मेरा बेटा, ऑसिलेशन प्रोड्यूस करना, डैम का मतलब होता है जिसमें एम्पलीट्यूड कम हो जाए, और ड्रेमन का मतलब है एम्पलीट्यूड बढ़ा भी सकते हैं, उसकी टाइप में आता है, और कम भी कर सकते हैं, अफशा मुजाहिद। जिसमें एम्पलीट्यूड हमेशा कम हो, उससे डैम्प्ड कहा जाता है। मेरा बेटा, एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन हो सकता है ना एम्पलीट्यूड के साथ, एम्पलीट्यूड का एनर्जी के साथ नहीं। जी अफशा बेटा, ये क्लियर हुआ, जिसमें एम्पलीट्यूड कम होगा वो डैम्प्ड होगा। और ड्रिवन के अंदर दोनों चीजें आती हैं, एम्पलीट्यूड कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। एम्पलीट्यूड ऑफ फ्री ऑसिलेटर इज कांस्टेंट। जी मेरा बेटा, यही बात हमने शुरू की थी कि उसका एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। महानूर, एयर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, एयर नेचुरल फ्रीक्वेंसी।
हम बेटा बात ये करते हैं, अगर आप इस सेंस में पूछ रहे हो, क्या हो गया उस्मान पुत्र सर, ड्रिवन और हार्मोनिक में क्या डिफरेंस है? फैजा बेटा हमने अभी तक यही चीज बताई थी, हार्मोनिक ऑसिलेशन में नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फोर्सेस की वजह से, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, जब ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा हो तो उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। ड्रिवन हार्मोनिक मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, लेकिन इसकी ऑसिलेशंस को कंटिन्यू रखने के लिए हमें इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। जी मेरा बेटा, जी जहरी सी बात है, शार्प रेजोनेंस होगी। इसके लिए एक लाइन बड़ी खूबसूरत सी कामिल लिखी जाती है, साद और कामिल दोनों ने ही क्वेश्चन पूछा है मेरा बेटा। अ हेवली डैम्प्ड सिस्टम हैज फेयरली फ्लैट रेजोनेंस कर्व। अ हेवली डैम्प्ड सिस्टम हैज फेयरली फ्लैट रेजोनेंस कर्व। जी जनाब, अगर आप इजाजत दें तो हम एमसीक्यूज की तरफ आ जाए मेरा बेटा। नहीं बेटा, वो तो भी एक्सटर्नल फोर्स में आ गया ना, हमने इन दी एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स का है। जी मेरा बेटा, जिसका एम्पलीट्यूड कम हो जाए, जिसके एम्पलीट्यूड को आप कम कर दो विद द एक्सटर्नल फोर्स, उसको हम नाम देते हैं मेरा बेटा डैम्प्ड का, और ये सारा फोर्स ऑसिलेशंस में होता है। सर ग्राफ एक्सप्लेन कर दे काइंडली मेरा बेटा। हमारे पास ग्राफ में 3 एम्पलीट्यूड है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, इस बात का मतलब है कि इसको किसी ने एक्सटर्नल फोर्स से इसका एम्पलीट्यूड कम नहीं किया। सेकेंडली, थोड़ा सी एक्सटर्नल फोर्स लगा दी, एम्पलीट्यूड कम कर दिया गया। थर्ड वन, और ज्यादा फोर्स लगा दी, हेवली डैम्प कर दिया गया, मतलब ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाकर उसके एम्पलीट्यूड को कम कर दिया गया, इसे हेवली डैम्प कहते हैं। तो ये मेरा बेटा हमारे पास ग्राफ था, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ग्राफ था। जी एमन, ओके, आगे लिखा हुआ है फिजिकल सिस्टम इज अंडरगोइंग फोर्स वाइब्रेशन इज कॉल्ड, पहला एमसीक्यूज था। तो मेरा बेटा अब आप लोगों को उसका एमसीक्यूज का जो आंसर है वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो उसका आंसर हमारे पास क्या बनता है, ड्रिवन ऑसिलेटर। जब फोर्स वाइब्रेशन की बात होती है तो कौन सा ऑसिलेटर मेरी जान आता है आपके पास, ड्रिवन ऑसिलेटर आ रहा होता है। जी मेरे बच्चे, यह क्लियर है आपके पास, अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। अमन बेटा, मैंने ग्राफ ही अभी मेरी बहन बताया है कि ये 3 ग्राफ है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, मैक्सिमम आ रहा है एम्पलीट्यूड, ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑसिलेशंस कम नहीं की गई विद द एब्सेंस या ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स, इट मींस कि अनडैम्प्ड सिस्टम का है। उसके बाद मेरी बहन एम्पलीट्यूड कम हो गया, मतलब यहाँ पे आपने स्लाइटली कोई ऐसी फोर्स लगा दी जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड कम हो गया। उसके बाद मेरी बहन सबसे हेविली डैम्प्ड सिस्टम आ गया, कि मतलब आपने ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाई। ड्रेवन क्लियर, चलिए गुड है मेरा बेटा। नेक्स्ट की मेरी बहनों बात करते हैं। द वेव्स प्रोड्यूस इन अ माइक्रोवेव ओवन हैज अ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2450 मेगाहर्ट्ज। आज सिर्फ डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट मेरा बेटा, ऑन इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ एन ऑसिलेटर ट्वाइस, एक्स को 2 करने से, एम्पलीट्यूड को 2 करने से, ये बात ये अच्छे से मेरा बेटा आप लोगों को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हाफ की एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल होती है, तो 2 का स्क्वायर लेने से हमारे पास 4 आएगा। इट मींस को एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाएगी 4 टाइम्स। इसमें मेरा बेटा कोई इशू हो तो बताएं। एम्पलीट्यूड को आपने 2 टाइम बढ़ा दिया, मेरे बच्चे सारे डिस्कस होंगे कामिल, इसलिए मेरे बच्चे थोड़ा सा पेशेंस रख लें। कहीं जाना है मेरे बेटे तो मुझे बता दें। यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेने से 4 टाइम्स होगा। जी मेरा बेटा, ये 2450 लिखा हुआ है, ये हो गया। उसके बाद फोर्स की डेफिनेशन गिवन थी, वो हो गया।
जी, यहाँ पे हमारे पास फोर्स कांस्टेंट इज द सेम एज दैट ऑफ सरफेस टेंशन, जो इन दोनों का इक्वल होता है। उसके बाद मेरा बेटा द इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मैस स्प्रिंग सिस्टम ऑसिलेटिंग विद एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू, इन द इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी, किसी भी टाइम पे अगर आप इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, वन ओवर टू एक्स नॉट इंटू वन माइनस एक्स नॉट स्केयर और एक्स नॉट स्केयर, ये इसका फार्मूला मेरा बेटा आता है आपको। फॉर्मूले थे ये तो डायरेक्टली, अब इसमें सोल्यूशन वाली कोई चीज मैं देख रहा हूँ कोई मिलती है, मैं बताऊं कि यार इसमें क्या सोल्यूशन या क्या सॉल्व करूं। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द वाइब्रेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम इज दीज ऑप्शन, वो सामने नजर आ रहा है, मैस स्प्रिंग सिस्टम की बात हुई है, और मैस स्प्रिंग सिस्टम की वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सारे फार्मूले मेरा बेटा हम लोग कर चुके थे। v is equal to x naught under root m over k 1 minus x naught square over x square। अगेन आपसे पूछा गया था मैक्सिमम वेलोसिटी of the mass spring system having amplitude x naught, v naught is equal to x naught under root k over m, ये उसका फॉर्मूला था मेरा बेटा। मैक्सिमम के लिए v naught x naught under root k over m, ये तो सीधे सीधे फॉर्मूले मेरा बेटा, इसमें तो कुछ सॉल्व करने वाले बात भी नहीं थी। Okay, when a particle is uniform circular motion, its projection along the diameter execute, बड़े अच्छे से आप लोगों को पता भाई, जब सिंपल हार्मोनिक मोशन सिस्टम में हमने बात की थी, तो ये जो प्रोजेक्शन है ओ एन जिसे कहते थे, वो कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा था, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जबकि पार्टिकल क्या एग्जीक्यूट कर रहा था आपके पास, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें कोई इश्यू है तो मेरा बेटा बता दें। मेरा बेटा बड़ी सिंपल सी बात, अगर आपके सामने ये एमसीक्यूज नहीं आ रहे तो आप अपने लाइव पे जाके स्केड्यूल में जाएं, स्केड्यूल में जाके जहां पे P4 लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करें, व्यू आंसर्स के ऊपर आपने मेरा बेटा एमसीक्यूज के साथ व्यू आंसर लिखा होगा, वहां पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने आपकी क्लास के एमसीक्यूज ओपन किए हुए हैं वैसे आपको नजर आ जाएंगे। असमा बेटा क्या कह दिया आपको? सर टेस्ट ही नहीं ओपन हुआ। नहीं मेरे भाई, यूनिफॉर्म प्रोजेक्शन परफॉर्म द सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है मेरा बेटा, यहां तक कोई इशू तो नहीं है? उसके बाद एमसीक्यूज नहीं खुलते, पता नहीं किसके बाद एमसीक्यूज मानूर के बेटा नहीं खुल रहे। जो भी इशू आप स्क्रीनशॉट लेके भेजें बेटा। मेरे पास भी एक क्लास की आईडी है और वो भी मैंने एक स्टूडेंट आईडी बनाई हुई है जिसमें मैंने ओपन किया हुआ है। ओके, ऑन शिफ्टिंग अ पेंडुलम फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, मैंने कल भी बता दिया था मेरा बेटा कि इवन के अर्थ के सरफेस के ऊपर भी जी की वैल्यू चेंज होती रहती है। सो जी की वैल्यू का और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का रेडियस के साथ मेरा बेटा अगर देखा जाए तो इनवर्स रिलेशन है। इक्वेटर और पोल पे देखा जाए तो इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है जबकि पोल पे रेडियस कम है, तो जिसपे रेडियस कम हो वहां पे जी की वैल्यू ज्यादा होगी। फिर उनका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के साथ हम लोगों ने रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है। अगर टाइम पीरियड की बात करो तो 2 पाई एल ओवर जी आता है, जी का जहां पे कम होगी वहां पे टी की वैल्यू ज्यादा होगी। सो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर एज इंक्रीज इन इट्स टाइम पीरियड, डिक्रीज इन टाइम पीरियड, तो मेरा बेटा ये चीजें आप लोगों ने रिलेट करनी थी। अ ब्लॉक ऑफ मैस एम, मैं दोबारा वैसे रिकॉल करवा दूं, ये हमने कहा था ये शेप आपके पास आती है मेरा बेटा, आर आर इसको पोल कहते हैं और इसको हम इक्वेटर कहते हैं। जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जहां पे रेडियस ज्यादा वहां पे जी की वैल्यू कम होगी, और जहां पे जी की वैल्यू कम होगी वहां टी की वैल्यू ज्यादा होगी।
A block of mass m is uniform circular motion when attached vertically with two springs, each of spring constant k, when joined wise lengthwise of a time period. अब एक स्प्रिंग की जगह पे दो आ गए हैं तो आपके पास डबल हो जाएगा वो 2 पाई 2m ओवर k. लेंथ वाइज ज्वाइन करने का मतलब क्या होता है मेरा बेटा, आपने उसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया. Okay, what happens to the time period of the mass spring system? T is equal to 2 pi under root m over k होता है, is replaced by some more stiff spring. तो जहरी सी बात है मेरा बेटा, जब T हमारे पास 2 pi under root m over k है and k is called the stiffness of the spring, जिसे हम mass spring system में k की वैल्यू कब ज्यादा होती है, जब स्प्रिंग ज्यादा स्टिफ होगा, मजबूत होगा. जब ज्यादा स्टिफ कर देंगे जहरी सी बात है T की वैल्यू क्या कर जाएगी मेरा बेटा, डिक्रीज कर जाएगी, कम हो जाएगी. जी मेरा बेटा गुड है, अगर ये साथ साथ चीजें क्लियर हो रही है. The amplitude of the force oscillator depends upon amount of damping present. भाई अगर डैम्पिंग कम होगी तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, अगर डैम्पिंग ज्यादा होगी तो एम्पलीट्यूड कम होगा. उसके बाद मेरा बेटा a shock absorber is an example of damped oscillator. ये हो गया. In damped oscillator, the loss of energy is due to decrease in the frequency of the oscillator, an increase of its time period, decrease in amplitude. ये सारे possible options हैं. So all of these. Sound waves do not travel in vacuum. ये वैसे next chapter में से submerge हो गया शायद. Because there are mechanical waves. लॉन्गिट्यूडनल नेचर होती है. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट होने के लिए मेरा बेटा मीडियम की जरूरत होती है. उसके अलावा साउंड वेव्स आर द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, वो वेव्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए मीडियम से मैकेनिकल वेव्स कहते हैं. इसमें मेरा ख्याल कोई इशू नहीं होगा. ये भी स्टेशनरी वेव, द एंटीनोड्स आर लोकेटेड एट बिटवीन द नोड्स. वैसे इसको मैं बता देता हूं, लूप्स के इस पोर्शन को एंटीनोड कहा जाता है और इनको नोड कहते हैं. तो ये नेक्स्ट चैप्टर में हो जाएगा, वो एमसीक्यू साइड हो गया. आगे जी सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग फैन ऑफ अ लिफ्ट हैज अ टाइम पीरियड t व्हेन द लिफ्ट फॉल्स फ्री देन इट्स. मेरा बेटा जब फॉल फ्री होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी a की वैल्यू g के इक्वल आएगी. तो its time period becomes, तो इसका आंसर मेरे पास आई थिंक तो यहाँ पे जी गलत लगा हुआ है. its time period will be infinite मेरा बेटा. t is equal to 2 pi under root l. तो एक्सेलरेशन आ जाता है g माइनस a. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी a की वैल्यू जब मैं g के को पुट करूंगा, a और g जब आपस में इक्वल आएंगे तो नीचे जीरो वाला फैक्टर आ जाएगा. t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l ओवर 0 जो कि इन्फिनिट के इक्वल आता है. इसका आंसर मेरा बेटा करेक्ट आपके पास इन्फिनिट है. At what displacement of potential energy becomes 1/4 of its maximum value. तो ये तो आपने मेरा बेटा total distance traveled by the mob of a simple pendulum in one vibration is equal to 4 times of amplitude होता है मेरा बेटा 4/8. आपको पता ही है. In damped harmonic oscillation which one of the decrease with the time, एम्पलीट्यूड भी कम होता है और एनर्जी भी कम होती है. A spring constant K is cut into two parts by the ratio of the length 1/2. 1/2 की रेशियो के साथ. मेरा बेटा पहला एमसीक्यूज 1/4 वाला अगर कहते हो तो भाई मैं सॉल्व कर देता हूं. पोटेंशियल एनर्जी आपकी 1/4 कब होगी, आपने ये चीज कैलकुलेट करनी है. हमने कहा कि हमारे पास x की वैल्यूज आ रही हैं, x0/2 हमारा जो आंसर बनता है वहां पे आप रख के भी देख ले, x is equal to x0/2
मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी 1/4 कैसे होती है। 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, अगर एक्स रखते हैं हम बेटा एक्स नॉट ओवर 2, सो 1/2 के एक्स नॉट ओवर 2 का होल स्क्वायर, तो ये मेरा बेटा आपके पास बनेगा 1/2, 1/4 आ जाएगा मेरा बेटा। वैसे तो इस फैक्टर को अगर बाहर लेके आया जाए 1/2 के, ये बन जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर ओवर 4। 1/4 को मैं अलग लिख लेता हूं, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, अगेन पोटेंशियल एनर्जी बन गई। सो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 4 किस डिस्टेंस पे आ रही है, एक्स नॉट ओवर 2, तो हमारा करेक्ट आंसर बनता है एक्स नॉट ओवर 2। उसके बाद कहा गया जी आप लेंथ ऑफ द स्प्रिंग की वैल्यू बताएं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड की गया 2:3 के साथ, तो स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ के दरमियान रेशियो की बात करें तो K1/K2 इज इक्वल टू L1/L2, आपने उनको डिवाइड किया तो हमारे पास रेशियो जो आ रही है वो 2L/3, 2/3 और 1/3 होगी मेरा बेटा, 3L आ गया, तो K1/K2 हमारे पास 3K/2 के इक्वल आ जाएगा मेरा बेटा, L/L से कैंसिल हो जाएगा, K1/K2 हमारे पास आ जाएगी 3K/2। V square over A naught, the maximum acceleration of vibrating body and maximum velocity is V naught, तो V square over A naught के इक्वल आता है, ये तो पता ही है मेरा बेटा। वैसे मैं आपको सॉल्व भी कर देता हूं इसको भी, कि हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम होती है V is equal to ओमेगा x नॉट के इक्वल, और यहां से ओमेगा की अगर वैल्यू देखें मेरा बेटा तो वो किसके इक्वल आ रही है, V नॉट ओवर x नॉट। वेलोसिटी में चेंज, हमारे पास एक्सीलरेशन होता है, हम यहां पे देखते हैं ये हमारे पास किसके इक्वल होता है मेरा बेटा, ओमेगा स्क्वायर x के इक्वल, ओमेगा स्क्वायर की यहां पे वैल्यू पुट करते हैं जो कि इक्वल आएगी इसके लिहाज से V नॉट स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर इंटू x नॉट, तो मेरा बेटा ये से कैंसिल हो गया, सिंपली बचता है V नॉट स्क्वायर ओवर x नॉट। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपके पास किसके इक्वल आ गया, A इज इक्वल टू द एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय उसके बाद नेक्स्ट का आंसर आता है मेरा बेटा 2 पाई रेडियन पर सेकंड, ये x-1 लिखा हुआ है, 2 पाई रेडियन पर सेकंड है, 2 पाई n रेडियन पर सेकंड। ओमेगा हमारे पास मेरा बेटा होता है 2 पाई f के इक्वल। A body moves with uniform harmonic motion and makes n complete oscillations in 1 second, जो टाइम आपके पास दिया है वो आपके पास 1 सेकंड है, n complete oscillations, नंबर ऑफ oscillations आपके पास n है, व्हाट इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो था ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f। सो हमारे पास नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है n, तो अगर इसको लिखते हैं मेरा बेटा 2 पाई n रेडियन पर सेकेंड, f की जगह पे मेरा बेटा हमने लिख दिया n, क्योंकि हमें नंबर ऑफ ऑसिलेशंस n दी गई है। सो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइडेड बाय टाइम के लिहाज से देखें तो हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए फ्रीक्वेंसी को हमने n पे लिख दिया, 1 सेकंड को n को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर फिर भी 1 आएगा, इसलिए मैंने जो फ्रीक्वेंसी लिखी है n डिवाइडेड बाय 1 वो सिर्फ n के इक्वल लिखी है। सो 2 पाई n रेडियन पर सेकंड इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, 2 पाई n रेडियन पर सेकंड। उसके बाद जनाब आपसे कांस्टेंट पूछा गया, वो आपने कैलकुलेट करना था। फोर्स F 0.08 न्यूटन है आपके पास, उसके अलावा जनाब आपके पास गिवन है x 4 सेंटीमीटर,
तो आपने कांस्टेंट कैलकुलेट करना था मेरा बेटा k इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। f इज इक्वल टू के एक्स मेरा बेटा पढ़ चुके हैं, एंड k इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। x को भी सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर दें तो 0.04, तो ये आंसर आपके पास 0.08 को 0.04 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि जो एक्सटेंशन है वो सेंटीमीटर में गिवन है। How long the must be the length of simple pendulum in order to have a period of 1 second? अगर t आपके पास 1 सेकेंड हो सो उस वक्त मेरा बेटे आपके पास लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्या होगी? लेंथ जनाब आप लोगों ने मेरा बेटा कैलकुलेट करनी है, L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर t की वैल्यू आपके पास 2 सेकेंड हो तो हमारे पास जो फार्मूला आता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर g, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। उसको भी मैं सॉल्व कर देता हूं। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर g, ये फॉर्मूला था मेरा बेटा। हमें L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, T हमें बता दिया गया है कि अगर हम 1 रखें, सबसे पहले यहां से L निकालने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय L ओवर जी में L कैलकुलेट करना चाहता हूं, जी तरह के मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह का न्यूमेरिकल आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू L। अब वैल्यूज पुट करें, जी की वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेट हम 10 लेते हैं, टी हमारे पास 1 सेकंड है, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 पाई की जगह 3.14 का स्क्वायर, आंसर आएगा मेरा बेटा आपके पास 0.25 मीटर। Restoring force responsive for the vibratory motion of the simple pendulum to m minus mg sin theta या mg sin theta हमारे पास होती है मेरा बेटा, जो भी गिवन हो। A simple pendulum oscillating of a lift has a time period t when the lift is at rest। अगर लिफ्ट आपके पास मेरा बेटा रेस्ट में है, so when the lift falls freely it has time period is infinite। पहले ही बता दिया था, ठीक है, ये दोबारा रिपीट हो गया, पहले वाला गलत था। when bob of simple pendulum is at mean position, सिंपल पेंडुलम में बोब मीन पोजीशन में है तो उसकी वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी वहां पे क्या होती है? जीरो, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम। A pendulum clock is taken to a mine from surface of the earth, its time period increases, क्योंकि R की वैल्यू क्या कर रही है मेरा बेटा? डिक्रीज कर रही है। तो ये 30 एमसीक्यू से जनाब, यहां तक होपफुली मेरा नहीं ख्याल कि अब किसी किस्म का कोई इशू रह जाना चाहिए। इक्वेटर और पोल के रिलेशनशिप बता दिया था। जी मेरा बेटा, इज इट क्लियर नाउ? एमसीक्यू सारे क्लियर हो गए? मेरा बेटा टी अगर सिंपल पेंडुलम में देखा जाए तो T इक्वल 2 पाई रूट L ओवर G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। ये सिंपल पेंडुलम की बात है। जब अगर आप बात कर रहे हो किसकी? K की, तो यहां पे K तो है ही नहीं सिंपल पेंडुलम में, स्प्रिंग कांस्टेंट तो है ही नहीं मेरा पुत्र। उसका टाइम पीरियड के साथ अगर देखा जाए T इक्वल टू 2 पाई रूट M ओवर K, तो इसके साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। इसलिए स्टिफनेस अगर स्प्रिंग अगर ज्यादा होगी तो मेरा बेटा आपके पास वो कम हो जाएगा। एक्सेलरेशन जब ग्रेविटेशनल जी के इक्वल आ जाता है तो जी माइनस सी, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो इन्फिनिट आ रहा है। फ्री फॉल जो कि आइडियल केस की हम बात करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी आ जाए। आपने वो लिफ्ट वाले केसेस नहीं पढ़े अपीयर रियल एंड अपेरेंट वेट में? जरफशां टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम वाला दोबारा बता दे मेरा बेटा। आपके पास मुझे नहीं पता किस क्वेश्चन की बात कर रही हो। अगर इसकी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो 0.25 मीटर आता है, और यहाँ पे टाइम पीरियड की बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम किस पॉइंट पे होती है? x0 ओवर 2 पे। वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सीलरेशन मैक्सिमम। मेरा बेटा उसी की वैल्यू वही आपके पास रिलेशनशिप जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, रेडियस कम होने से। Yes, and everything is clear.
जी, क्वार्टर का ये मेरे में दिया होता है, मेरा क्वार्टर का 4 हिस्सों में डिवाइड करो आप पूरे साइकिल को, तो 90-90 ही बनेंगे। जी मेरा बेटा, एंड समथिंग ओवर जीरो जब भी करते तो आंसर हमेशा इन्फिनिट आ रहा होता है। और उसके अलावा एक और चीज मेरा बेटा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि कल आप लोगों ने शायद सुना हो कि ई कैटेगरी की बात करो इंजीनियरिंग वालों की, कि यूईटी ने भी कुछ डेट्स अनाउंस करने का बता दिया, तो आप वहाँ का भी जो है वो भी जल्दी से अनाउंस ये होने वाला है, इसलिए जरा ध्यान से। A spring of constant K is cut into two parts by the ratio of 1:2, मतलब उसके टोटल 3 हिस्से हैं, एक को आपने 1 और दूसरे को 2 कह दिया, 1:2। द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द लार्जर वन इज, सो हमने इन दोनों की लेंथ के लिहाज से स्प्रिंग कांस्टेंट की रेशो निकालनी, K1 ओवर K2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 के लिहाज से। एक हमने सिंगल का नाम दे दिया, सो ये कौन सी शादी है, जो लेंथ K1 ओवर K2 इज इक्वल टू L2 ओवर L1 था, जो लेंथ 2 थी हमारे पास मेरा बेटा, वो 2:3 की अगर बात करें, या आपके पास यहाँ पे 2:3 कहा गया है, तो मेरे बच्चे 2/3L करोगे, 2L/3, तो हमारे पास L L के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 3K/2 आएगा। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है मेरा बेटा जो डिस्प्लेसमेंट है उसको x लिया जाए। मेरे बच्चे अब ना मैंने ये कहा कि जब आप फेज की बात करते हो, फेज हम देखते हैं एक्स एक्सिस से रेफरेंस, अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वार्टर पे देखो, ये 4 हिस्सों में पूरा साइकिल कंप्लीट है, 1 2 3 4, हर एक में एंगल 90 90 90 ऐड करते जाओ तो 360 बनेगा। और अगर मैं ये कहूं कि मेरा बेटा फर्स्ट फेज की बात की जाए, तो यहाँ पे इससे लेकर यहां तक जो डिस्टेंस पाई होगा उसे हम फेज कहते हैं, जो कि 90 डिग्री आता है। एमकेट की डेट मेरा बेटा अभी तक अनाउंस नहीं हुई। ये सादिया बेटा अगर आपका नहीं क्लियर हुआ, मैं दोबारा से इसको बता देता हूँ, स्प्रिंग वाला जरा ध्यान से सुन लेना। हमारे पास एक स्प्रिंग है मेरा बेटा, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, टोटल 3 हिस्से मेरा बेटा 2:1, टोटल 3 हिस्से हैं 2 हिस्सों में डिवाइड किए गए 2:1 से, मतलब एक 2/3 आ रहा है आपके पास और एक आपके पास मेरा बेटा 1 आ रहा है। सो अगर स्प्रिंग कांस्टेंट और के की बात की जाए, कि कांस्टेंट जो आपके पास आ रहा है वो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग के लिहाज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो यहां पे इस लिहाज से मैं लिख सकता हूं K1 ओवर K2 इज इक्वल टू L2 ओवर L1। अब हमने ये बात की कि हमने तो K कैलकुलेट करना था, मैक्सिमम जो क्वेश्चन ने पूछा गया हमसे वो ये पूछा गया है। जी मेरा बेटा मैं कर रहा हूं कि जी द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द लार्जर वन इज, के लार्जर वन स्प्रिंग की जो 2:3 और 1 था, एक को 2 हिस्सों में, तो उसकी लार्जर वन की आपके पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट के है उसकी वैल्यू क्या होगी, हमें वो के कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास मेरा बेटा वो के बनता है फर्स्ट वन, हमें के की वैल्यू निकालनी आ रहा है K2 इज इक्वल टू L2। एक टोटल 3 हिस्से थे, हमने उसको क्या कर दिया 2L/3, 2 हिस्सों में, बाकी एक हिस्सा बच गया L। जब L L के साथ कैंसिल हुआ तो हमारे पास आ रहा है मेरा बेटा 2/3, K2 हमने कैलकुलेट करना है तो इसको 3/2 कर देंगे। सो अगेन 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 3K डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू K2 आ गया लार्जर वन का स्प्रिंग कांस्टेंट। मैं दोबारा से अरेंज करता हूं कि लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, tension is maximum at extreme position, tension is maximum, मेरा बेटा मेरे ख्याल में जो टेंशन ऑफ द स्प्रिंग है वो वेट की इक्वल होती है mg के इक्वल। सो ये चीज देख ले मेरा बेटा, अगर बात करें हम K1 और K2 की रेशियो निकाली थी, L2 और L1 आ गया, 2 बाई टोटल 3 हिस्से थे, 2 में डिवाइड किया और एक को सिंगल दिया, 2L/3 ओवर L, 3 लेंथ्स हो गई, L L के साथ कैंसिल हुआ, हमें K2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, 3 तरह के मल्टीप्लाई हुआ 3K और 3 तरह के डिवाइड हो गया।
एक चीज याद रखिएगा, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि टेंशन जीरो होगी, मीन पोजीशन पे जीरो नहीं होगी मेरा बेटा। टेंशन एट मीन पोजीशन मैंने आपको लिखवाया था mg के इक्वल होती है, वेट के इक्वल। उस्मान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मेरा बेटा मुझे ये चीज बता दें कि एमसीक्यूज क्लियर हो गए सारे के सारे, FLP4 के सारे एमसीक्यूज हम लोगों ने मेरा बेटा डिस्कस कर लिए हैं। मैं वैसे आप लोगों को वो नेक्स्ट कंटेंट के बारे में बताने जा रहा था, मैंने पोस्ट भी कर दिया था, और उसके जो नोट्स होंगे मेरा बेटा वो भी मैं अपलोड कर दूंगा कल इंशाल्लाह। वेव्स का जो टॉपिक है हमारा मेरा बेटा, उसके अंदर हमने बात करनी प्रोग्रेसिव वेव्स की, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम एंड स्ट्रेस स्ट्रिंग, डॉपलर इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो मेरे बेटे हो सकता है कि कोई पॉइंट फिर भी मिस हो गया तो उसके लिए माजरत, बट कोशिश किया करें मेरा बेटा कि आप लोग मेरे बच्चे कोशिश किया करें कि ये जो चीजें हैं जो एमसीक्यूज वगैरह होते हैं इनको जरा अच्छे से करें। जी मेरा बेटा मैं कल इसके नोट्स अपलोड कर दूंगा, जैसे कि पिछले चैप्टर के किए थे वेव्स के भी हो जाएंगे। PL4 का सोल्यूशन अपलोड मेरा बेटा, अगर पूरी क्लास में वही चीज तो मेरी बहना हमने डिस्कस की है, आंसर की अब मैं अपलोड कर दूंगा, बाकी जो इसका सोल्यूशन है मेरी बहना वो आप लेक्चर से सॉल्व कर सकते हैं, उसको दोबारा से लिखना पड़ेगा मुझे। अब मोस्ट बोरिंग चैप्टर है सर यार, ओसिलेशंस के नोट्स हैं ड्राइव पे, कौन कहता है नहीं है। जी जी मेरा बेटा P4 की आंसर की ड्राइव पे अपलोड हो जाएगी। आ, 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 मेरा बेटा अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके देखो तो आप देखते हो कि वहां पे टेंशन T और जो वेट का एक्स कंपोनेंट था दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे थे, मतलब उनकी फोर्स वहां पे जीरो थी, सिर्फ और सिर्फ वहां पे रिस्टोरिंग फोर्स कर रही थी, सो वेट का वाई कंपोनेंट। कल के जो FLP में वो कौन सा होगा वो भी डिस्कस करके मेरा बेटा मैं आपको बता दूंगा।